माइक्रो प्रोपगेशन, इन सब के बारे में हमें बात करनी है। हमने एपोमिक्सी गैमेटोस्पर्मी को लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। अब हम एक और तरीका देखते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन। ये भी हम कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही है, या इसको हम दूसरे तरीके से बोलो तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तरह है। अब ये क्या होता है, देखो हमारे कोर्स में एक टॉपिक आता है टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन, कि आप चाहें प्लांट के अंदर किसी भी डिजायर वाली सेल टिश्यू प्लांट को हम क्या कर सकते हैं, इन विट्रो मीडियम में रखकर या इन विट्रो तरीके से उसे कल्चर करवाकर प्लांट जनरेट कर सकते हैं, नया प्लांट बना सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। तो उसी टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम एक प्रोसेस को पढ़ते हैं जो है माइक्रो प्रोपगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। तो ये टिश्यू कल्चर जो हमारी टेक्निक है उससे बिलोंग है, बट एट दी एंड ये भी हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से दिखेगा। प्लस हम कह सकते हैं ये भी हमें ऐसा लगेगा कि प्लांट की कोई भी पार्ट आगे चलकर न्यू प्लांट बना सकता है, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तरह। तो ये कैसे उन वेजिटेटिव प्रोपगेशन से अलग है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है वो इन विट्रो मतलब इन विट्रो है तरीके से होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन विट्रो प्रोसेस, की लैब के अंदर होता है, मतलब एक पूरा हम सुपरवाइज कर इस प्रोसेस को करते हैं। नेचुरली नहीं हो रहा, हम अपनी इच्छा से किसी भी प्लांट को जनरेट करने के लिए ये प्रोसेस करते हैं। तो देखते हैं कि क्या है, तो माइक्रो प्रोपगेशन। तो पहली जो लाइन है इसकी, इन दिस मेथड टिश्यू ऑर्गन और कंप्लीट सिस्टम आर सेपरेट फ्रॉम द प्लांट्स एंड कल्चर दैम इन केमिकली सुटेबल कल्चर मीडियम एट स्टेरिलाइज एंड कंट्रोल कंडीशन। तो क्या मतलब है कि आप प्लांट की को के किसी पार्ट को, चाहे वो सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, उन्हें अलग कर कर किसी मीडियम में, कल्चर मीडियम में रखकर, मतलब स्टेराइल कंडीशन में, डिसइंफेक्टेड एरिया में रखकर कंट्रोल कंडीशन में आप उससे क्या बना सकते हो, नया प्लांट बना सकते हो। उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपगेशन। देखो प्लांट की सेल में एक प्रॉपर्टी, इवन सेल के अंदर हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं टोटोपोटेंसी, कि एक सेल की ये अपन कह सकते हैं किसी पार्ट की ये प्रॉपर्टी कि वो पूरे पार्ट को बना सके। द एबिलिटी ऑफ सेल टू फॉर्म ए होल बॉडी, होल ऑर्गेनिज्म नॉन एज टोटोपोटेंसी, पूर्ण सशक्ता। तो हम ये कहते हैं कि अगर प्लांट के अंदर बहुत सारी जो हमारी अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती है, जिनमें सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है, उनका यूज़ कर कर कल्चर मीडियम में रख कर एक ऐसा हम मीडियम बनाते हैं जिसमें वो सब न्यूट्रिशन, वो सब मिनरल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो नेचुरल उसे प्लांट उसे सॉइल से मिल रहे थे, वो प्रोवाइड करवा कर हम उससे नया प्लांट जनरेट करते हैं। बट ये आर्टिफिशियली तरीके से हो रहा है, लैब के अंदर हो रहा है और टिश्यू कल्चर के मेथड से हो रहा है। इस वजह से ये हमारा एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन हो जाता है। अब देखो माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब ये डिफाइन का क्या मतलब, माइक्रो मतलब स्मॉल, कि स्मॉल साइज के किसी भी पार्ट से आप पूरा प्लांट जनरेट कर पा रहे हो ना, इट्स मीन। और फटाफट ऐसा नहीं, प्रोपगेशन मतलब बहुत जल्दी वो प्रोसेस हो रहा है, बहुत जल्दी उसकी ग्रोथ हो रही है, आपका कम टाइम में, कम स्पेस में आप जल्दी प्रोडक्शन करना चाहते हो, अच्छी क्वालिटी आप कम टाइम में लेना चाहते हो, तो आप इस मेथड को यूज़ करते हो। इसके अंदर देखो कुछ वर्ड आपको सीखने हैं कि जिस प्लांट के पार्ट को आप कल्चर करते हो, कोई भी हो सकता है, उस प्लांट को जिससे आप, या मैं बोलूँ एक्सपेरिमेंट के लिए जिस पार्ट को आप लेते हो ना, उस पार्ट को हम एक्सप्लांट कहते हैं। और उस एक्सप्लांट से जो स्टार्टिंग में जो बेबी प्लांट बनता है उसे प्लांटलेट या पादपक कहते हैं। अब देखो माइक्रो प्रोपगेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, प्लांट कैन बी डेवलप शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत कम टाइम पर एक लिमिटेड स्पेस में और लार्ज प्रोडक्शन देने के लिए पॉसिबल हो पाता है इस प्रोसेस से। तो इस प्रोसेस को हम देखते हैं कि प्रोसेस कैसे होता है। तो ये एक तरीका मैंने आपको बताना चाहा कि माइक्रो प्रोपगेशन क्या है। मान लीजिए प्लांट है और उसका कोई भी पार्ट हमने लिया जो अनडिफ्रेंशिएटेड है, जिसमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी टोटोपोटेंसी नेचर का है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कर्तोतक या एक्सप्लांट। उस एक्सप्लांट को हम एक ऐसे न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं, कैसे बीकर में रखते हैं जिसमें वही इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल उसे प्रोवाइड किया जाता है, प्लांट हार्मोन जो भी उस एक्सप्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो मीडियम उस प्रोवाइड किया जाता है। लिक्विड सेमी सॉलिड हो सकता है, जेली लाइक सब्सटेंस एगार का भी यूज़ करते हैं हम। तो हम ये न्यूट्रिएंट मीडियम डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो हम टिश्यू कल्चर और टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखें कि इस एक्सप्लांट को इस पोषक माध्यम में रखा जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो जो पार्ट होती है वो डिवाइड होने लगती है और ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाती है अनडिफ्रेंशिएटेड, और इसी अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स को हम कैलस बोलते हैं। तो ये वर्ड ध्यान में रखना कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो अनडिफ्रेंशिएटेड अविभेदित प्रकार की हैं,
न्यूट्रिएंट मीडियम में रखने के बाद डिवीजन करना स्टार्ट कर देती है और एक गुच्छा बन जाता है, एक समूह बन जाता है जिसे अपन कैलस कहते हैं। फिर धीरे धीरे उस कैलस से हम कह सकते हैं एम्ब्रॉयड बनना शुरू होता है, क्योंकि हम कह रहे हैं एकदम से एम्ब्रियो नहीं बन जाता। तो एम्ब्रियो से पहले जो स्टेज बनती है उसे भ्रूणाभ कहते हैं। फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और उसी एम्ब्रियो से हम कह सकते हैं प्लांटलेट बनता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हम इस कल्चर मीडियम में के अंदर एक से ज़्यादा कहीं सारे प्लांट की ग्रोथ करवा सकते हैं और अपने प्लांटलेट को चेक करने के लिए हम इसे मिट्टी में डिग करते हैं, ताकि अगर उसे दूसरे इन्वायरमेंट में रखा जाए तो वो सर्वाइव कर सकता है नहीं कर सकता। तो ये टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्वाइवल कंडीशन उसकी अच्छी होगी तो ही हमारे लिए प्रोसेस सही रहेगा। तो एक तरीका रहता है ये माइक्रो प्रोपगेशन का। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म्स हैं। एक्सप्लांट जिस पार्ट को अपन एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रहे हो, कैलस जो हमारा अनडिफ्रेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है उसे बोलते हैं। धीरे धीरे अपन कह रहे हैं कि वो सारा प्रोसेस जो नेचुरली एक प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह होता है वो माइक्रो प्रोपगेशन में आपको देखने को मिलता है। अब देखो सेल के नेचर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको अपने माइंड में रखना है कि सेल दो टाइप की होती है। मेनली तो सेल दो टाइप की होती है, लेकिन उसको हम कह सकते हैं चार टाइप में। तो वो कैसे अपन बात करें तो यहाँ पर अपन कहते हैं कि मान लीजिए सेल, ऐसी सेल जो अनडिफ्रेंशिएटेड है। देखो अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब होता है जो अविभेदित है, जिसमें डिवीजन करने की कैपेसिटीज है, या फिर मैं बोलूँ मेरिस्टेम विभजोतक। अब हर सेल अनडिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, इनमें से कुछ सेल्स बन जाती डिफ्रेंशिएटेड। अब डिफ्रेंशिएटेड का मतलब होता है विभेदित, कि वो कोई पर्टिकुलर फंक्शन करेगी, पर्टिकुलर पार्ट बनाएगी। तो मेनली अपन दो तरह की सेल्स पढ़ते हैं, अविभेदित या विभेदित। जो मैच्योर नहीं होती है उसे अपन अनडिफ्रेंशिएटेड अविभेदित कहते हैं, और जो मैच्योर हो जाती है उसे डिफ्रेंशिएटेड कहते हैं। और ज़रूरत पड़ने में आपस में इंटरचेंज हो सकती है। कैसे? अगर मैं बोलूँ कि जो डिफ्रेंशिएटेड सेल है और उसे ऐसा लगता है कि मुझे वापस डिवीज़न करना है, तो वापस उसे डिवीज़न करना है, तो अपन कहते हैं कि वो डी डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस अप्लाई करती है। डी डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन को स्टॉप कर कर वापस वो अनडिफ्रेंशिएट नेचर की हो जाएगी, मतलब डिवीज़न करना स्टार्ट कर देगी। और वापस जब उसे अनडिफ्रेंशिएट वाली सेल है वापस वो डिफ्रेंशिएट होती है, तो अपन बोलते हैं कि वो रीडिफ्रेंशिएट हो गई। मतलब आपके कोई प्लांट के अंदर कोई वुंड हो गया है या किसी वजह से सेल को डिवाइड होना पड़ना है, तो कुछ टाइम के लिए वो डिफ्रेंशिएटेड से अनडिफ्रेंशिएटेड हो गई, तो उसे तो डी डिफ्रेंशिएटेड बोलेंगे। और वापस वो उसे अपने बॉडी के प्लांट को वापस फॉर्म करना है, तो उसी सेल को वापस जब वो डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रीडिफ्रेंशिएशन, कि पुनः विभेदित हो चुकी है। तो इस तरीके से सेल का नेचर होता है कि वो अनडिफ्रेंशिएटेड से डी डिफ्रेंशिएटेड, फिर डिफ्रेंशिएटेड से अनडिफ्रेंशिएटेड, अविभेदित से विभेदित, विभेदित से अविभेदित। इस तरीके से सेल अपनी ग्रोथ, सेल डिवीजन करती रहती है। तो यही प्रोसेस इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि पहले स्टार्टिंग में हर सेल की मतलब सेल जो एक सिंगल कंडीशन में जब होती है, या जो स्टेम सेल होती है, टोटोप्रोटेन सेल होती है, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो पूरे प्लांट को बना सकती है। लेकिन अब सेल में भी अपन कहते हैं प्लांट मल्टी सेलुलर है, तो धीरे धीरे अपन कहते हैं कि वो उनमें से बहुत सारी सेल जो आगे चल के पर्टिकुलर पार्ट बनाती है वो डिफ्रेंशिएटेड हो जाती हैं। तो इसी तरह प्रोसेस चलता रहता है डिफ्रेंशिएट अनडिफ्रेंशिएटेड का, जिसकी वजह से हमें एक नया प्लांटलेट मिल जाता है। तो अगर मैं बोलूँ तो इस पूरे प्रोसेस के स्टेप होते हैं कि माइक्रो प्रोपगेशन में हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें एक ग्लासवेयर मतलब कांच का कोई बर्तन लेना होता है, और प्रिपरेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट मीडियम, हमें अपना एक पोषक माध्यम बनाना होता है। फिर हम जिस एक्सप्लांट को कल्चर करवाना चाहते हैं, जिस एक्सप्लांट से हम पूरा प्लांट बनाना चाहते हैं, उसे हम सिलेक्ट करते हैं और उसे डिसइंफेक्टेड करते हैं। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है उसे डिसइंफेक्टेड करते हैं, मतलब अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन को हम हटाते हैं। और इनोकुलेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, तो उस एक्सप्लांट को हम सेप्टिक मतलब वही डिसइंफेक्टेड वाली कंडीशन, बैक्टीरिया फ्री, उसको कोई भी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए उस प्लांट को, उस एक्सप्लांट को। फिर हम उसे इनोक्यूलेशन मतलब ट्रांसफ़र करते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में। फिर धीरे धीरे उसकी हम देखते हैं प्रोलिफरेशन मतलब होता है उसका ग्रोथ होना, उसके नंबर इंक्रीज होना, शूट बनने लगती है। फिर धीरे धीरे हम मीडियम को चेंज करते रहते हैं, और अगर उसके अंदर न्यूट्रिएंट अमाउंट कम होता जाता है तो डे बाय हम न्यूट्रिएंट मीडियम को चेंज करते रहते हैं, बार बार सब कल्चरिंग करते रहते हैं। और धीरे धीरे उस शूट से भी रूट बनती है। फिर हम प्लांटलेट जब थोड़ा हार्ड हो जाता है तो हम उसे फील्ड में मतलब किसी एरिया में लगा देते हैं, किसी अपन कह सकते हैं मिट्टी में लगा देते हैं, ताकि वो प्लांट अब वहाँ पर ग्रो करे। तो कहने का मतलब
सर्वाइव है उसे चेक करना कि उसका सर्वाइवल रेट कैसा है। तो ये बेसिक स्टेप रहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन के लिए कि आप पहले न्यूट्रिएंट मीडियम बनाएंगे, फिर एक्सप्लांट को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसे डिसइंफेक्टेड करेंगे, फिर उसे मीडियम में रखेंगे, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर आप उसे चेक करेंगे और फिर आप उसका ट्रायल करोगे, मतलब उसको चेक करेंगे कि वो अलग मीडियम में सर्वाइव हो सकता है ना। मतलब बेसिकली मैं बोलूँ कि हमने पहले पूरा मेथड स्टेबलाइज किया और फिर हमने उसका मल्टीप्लिकेशन किया, फिर रूट फॉर्मेशन हुआ, फिर एक्लीमेटाइजेशन का मतलब होता है कि हमने उसे किसी इन्वायरमेंट के अंदर उसे एडजस्ट करवाया, चेंज इन्वायरमेंट में वो एडजस्ट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है ये चेक करते हैं। तो बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं कि पहले आपने स्टेबलाइज किया, मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद आपने रूट फॉर्मेशन देखा और उसके बाद आपने उसका एनवायरनमेंट चेंज कर कर उसे एडजस्ट है या नहीं इस प्रॉपर्टी को चेक किया। तो माइक्रो प्रोपगेशन बेसिकली ये चीज़ है। अगर ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए तो ये सूक्ष्म परिवर्तन होता है जो टिश्यू कल्चर की टेक्निक से किया जाता है और फिर हम इससे एक ही टाइम पर बहुत सारा प्रोडक्शन कर पाते हैं प्लांट का। तो कुछ एडवांटेज हम देख लेते हैं माइक्रो प्रोपगेशन के। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिक आइडेंटिकल प्लांट्स वेरी क्विकली, सही बात है। को यहाँ पर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं और जल्दी से आपको बहुत सारे नंबर मिल जाते हैं। प्रोड्यूस स्पीसीज दैट हार्ड टू ग्रो इन अदर वे, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नहीं डेवलप हो पा रहा या अपन के और किसी तरीके से नहीं डेवलप हो पा रहा, तो हमारे पास एक तरीका रहता है प्लांट के अंदर एक स्पीसीज को डेवलप करने का। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कैन बी मेड इन स्मॉल नंबर ऑफ प्लांट विच देन गिव थाउजेंड ऑफ प्लांट कैरिंग द डिजायर चेंज। अब अगर हम किसी के जीन्स चेंज करते हैं और उसके बहुत सारे हमें नंबर चाहिए सेम उसी जीन के, तो हम वो डिजायरेबल जो भी करेक्टर वाला जीन वाला प्लांट चाहते हैं हम उसे ऑप्टेन कर सकते हैं। टाइनी प्लांट कैन बी स्टोरेड नीडेड, और हम छोटे छोटे प्लांट्स को स्टोर भी कर सकते हैं जब तक हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। प्लांट कैन प्रोड्यूस एट ए टाइम ऑफ द ईयर, अपन कह सकते कैन प्रोड्यूस एट एनी टाइम, और यहाँ पर कोई सीजन नहीं होता है। आप जब चाहें जिस प्लांट की ग्रोथ करवा सकते हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, जिसकी अच्छी क्वालिटी है उसको अपन प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका रहता है। आजकल अपन कह सकते हैं ये टिश्यू कल्चर प्लांट के अंदर बहुत एक एडवांस हम कह सकते हैं बायो का पार्ट बन चुका है, जहाँ पर हम इस टेक्निक से नए नए वैरायटी ऑफ प्लांट को डेवलप करते, कम टाइम पर कम स्पेस, इकोनॉमिकली भी हम अच्छे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। प्लस ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी ये माइक्रो प्रोपगेशन बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। तो सूक्ष्म परिवर्धन बेसिकली छोटी सी डिफाइन किया है कि छोटे से स्मॉल पार्ट से आप पूरा प्लांट बना पा रहे हो कम टाइम पर, कम स्पेस पर, और लार्ज प्रोडक्शन कर पा रहे हो, उत्पादन कर पा रहे हो, यही हमारा सूक्ष्म परिवर्धन है। तो फिर अब हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है तो हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। फिर हम बात करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। देखो एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, ये एक छोटी सी टर्म है पॉली एम्ब्रियोनी। कभी बार देखो अगर मैं आपके सामने एग्जांपल रखूँ तो आपने सुना होगा कि ट्विंस हो जाते हैं, ट्रिपल बेबी हो जाते हैं एक साथ, या उससे ज़्यादा भी बेबी हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है? हम तो मोस्टली ये पढ़ते हैं कि एक स्पर्म एक एग को ही फर्टिलाइज करता है, फिर एक से ज़्यादा बेबी कैसे हो सकते हैं? तो अगर ये कंडीशन नॉर्मल कंडीशन नहीं मानी जा रही और ये जब हो रहा है तो कोई ना कोई रीज़न से हो रहा है। प्लांट के अंदर भी ऐसा होता है कि जब एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो जाए, ध्यान सुनना, जब एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो जाए उस कंडीशन को पॉली एम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड, एक सीड के अंदर जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं उस कंडीशन को पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। तो वो कैसे? तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले ये बताया था। ऑरेंज के अंदर मेनली ये हमारे जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, इवन प्लांट और एनिमल दोनों में देखने को मिलता है, और एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर भी, ऑरेंज, लेमन, टोबैको, क्रोटेलेरिया, इनमें बेसिकली बहुत जनरली हम पॉली एम्ब्रियोनी को देख सकते हैं। तो पॉली एम्ब्रियोनी होने का क्या रीज़न है उसी की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो बात की गई बाय द क्लीवेज जाइगोट। देखो अगर जो हमारा जाइगोट बनता है उस जाइगोट के अंदर क्लीवेज हो जाए और डिवीज़न हो जाए और दो सेल बन जाए और वो दोनों सेल आगे चलकर 2 एम्ब्रियो बना दे या 3 जाइगोट का डिवीजन हो जाए। देखो हमने क्या पढ़ा था, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तो हमने सेल को जब डिवाइड किया था ना तो उसे सेपरेट नहीं किया था, अलग नहीं किया था। अगर हम कहें कि जाइगोट के फर्स्ट डिवीजन से वो दोनों एपिकल और बेसल अलग हो गई, या अपन के उस टाइम 2 सेल अलग हो गई और ये सेल अपना पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट
स्टार्ट कर रही है और ये सेल अपना पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट कर रही है, तो जब जाइगोट का क्लीवेज विदलन हो जाता है तो हर सेल अपना एक नया एम्ब्रियो बनाने की कैपेसिटी रखती है। टोटोपोटेंसी की प्रॉपर्टी तो स्टार्टिंग में होती है हमारी जाइगोट वाली सेल के अंदर, स्टेम सेल की तरह बिहेव करती है, तब हम कह सकते हैं ये एक पॉलीएम्ब्रियोनी है। दूसरा तरीका क्या होता है, डेवलपमेंट एम्ब्रियो फ्रॉम सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सेल अदर देन द एग सेल। देखो हमने ये पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब एग सेल और मेल गैमेट आपने फ्यूज करते हैं ना, तो हमारा जाइगोट बनता है। और लेकिन हमने एपोमिक्सी में देखा भी है, बिना म्यूसिस बिना फर्टिलाइजेशन के भी हमने देखा था एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि एम्ब्रियो सैक जो है भ्रूण कोश है उसके अंदर एग सेल के अलावा जो एंटीपोडल सेल्स है, सिनर्जिड सेल्स हैं, वो भी आगे चलकर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करें, क्योंकि देखो इसी के अंदर ही तो हमारा जाइगोट है और वो सिनर्जिड एंटीपोडल सेल डीजनरेट हो जाती है। लेकिन कभी कभार अगर वो डीजनरेट ना हो और वो भी एम्ब्रियो की तरह एम्ब्रियो को बनाने में रेस्पॉन्सिबल हो, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक से ज़्यादा एम्ब्रियो दिखेंगे, तो वो कंडीशन हो सकती है पॉलीएम्ब्रियोनी की। डेवलपमेंट मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल। देखो ये कंडीशन क्या है, नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, एक बीजांड के अंदर एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक बनता है, बट लेकिन अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक बन जाएंगे तो हर एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एम्ब्रियो बनेगा, इस यह जाइगोट बनेगा। और फिर हम कह सकते हैं कि एक ही ओव्यूल के अंदर बहुत सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे, क्योंकि फर्टिलाइज ओव्यूल ही आगे चलकर सीड बनता है, तो वो फर्टिलाइज ओव्यूल है उसके अंदर आपको बहुत सारे एम्ब्रियो दिखेंगे। तो तीसरी कंडीशन ये हो सकती है पॉलीएम्ब्रियोनी आने की। चौथी कंडीशन हमने पढ़ी है कि अगर न्यूक्लियस इंटेगुमेंट वाली सेल ही आगे चलकर एम्ब्रियो बना दे, तो वहाँ पर भी अपन कह सकते हैं ये एंडेंटी एम्ब्रियोनी है, जिसे अपन ने एपोमिक्सी में पढ़ा था। 2n सेल आगे चलकर एम्ब्रियो बना रही है, तो अब हम कह सकते हैं ये भी नंबर ऑफ एम्ब्रियो को इंक्रीज करने वाली बात है, मतलब पॉलीएम्ब्रियोनी है। तो पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब क्या है, कभी कभार बाय चांस जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं सीड के अंदर, तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। और रीज़न ये हो सकते हैं प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से आपको पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। क्लीवेज की वजह से, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल के अलावा बाकी सेल की वजह से, मोर देन वन एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट से, या न्यूक्लियस इंटेगुमेंट की वाली सेल के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से, क्योंकि फर्टिलाइज जो ओव्यूल है, बिजांड है, वही आगे चलकर सीड बनाता है और सीड के अंदर ही एम्ब्रियो होता है। और हमने ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर ही फर्टिलाइजेशन के देखा था, वहाँ पर फ्यूज़न हो रहा था, एक हमारा एंडोस्पर्म बन रहा था और एक हमारा जाइगोट बन रहा था। तो आपको ये समझना है कि ये तो बेसिक है, ये तो अपन पढ़ते ही है, नॉर्मली ये चीज़ होती है। बट अब नॉर्मली चीज़ें ऐसी हो सकती है, इवन हमारे अंदर भी जब जाइगोट, हमारे ह्यूमन बींग के अंदर भी जब जाइगोट का डिवीजन होता है और अगर वो 2 सेल में डिवाइड हो जाए, तो वहाँ पर अपन कह सकते हैं 2 ट्विंस हो जाएंगे, 3 में डिवाइड हो जाए तो 3 बच्चे हो जाएंगे। तो प्लांट के अंदर भी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, ज़्यादातर हम कह सकते हैं सिट्रस फैमिली के अंदर ये प्रॉपर्टी है और प्लांट के अंदर ये प्रॉपर्टी अच्छी मानी जाती है। तो इसके अपन कुछ एडवांटेज देख लेते हैं अब। तो पॉलीएम्ब्रियोनी के कुछ एडवांटेज में है कि ये बिल्कुल आइडेंटिकल होगी अपने मदर प्लांट से। सही बात है, जब वो एम्ब्रियो से ही बन रही है और या न्यूक्लियस इंटेगुमेंट मेम्ब्रेन से बन रही है, मतलब हम कह सकते हैं हमने बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही एम्ब्रियो को बना दिया, तो वही करेक्टर आएंगे ना जो मदर प्लांट के हैं। तो सिमिलर होती है, फुल ऑफ आएगा, मतलब बहुत पावरफुल होती है। अगर प्लांट अगर पावरफुल है तो ऑब्वियसली बात उसके जो एम्ब्रियो होगा वो पावरफुल होगा। डिजीज फ्री प्लांट हमें मिल सकते हैं। और हैप्लॉइड एम्ब्रियो हैव इम्पोर्ट यूज इन द फील्ड ऑफ साइटोलॉजी। और हमने अगर बात कर रखी है, ये हमने एपोमिक्सी में देखा भी था, एपोस्पोरी एपोगैमी की, अगर हम कह सकते हैं कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहा है, तो एन कंडीशन वाला ये एम्ब्रियो में देखने को मिलेगा। होमोजाइगस लाइन डेवलपमेंट, मतलब एक जैसे करेक्टर वाले प्लांट अगर आपको चाहिए, मतलब एक कंटिन्यूटी रहती एक ही सिमिलर करेक्टर की, तो अपन बोलते हैं ये होमोजाइगस लाइन डेवलप हो रही है, मतलब कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जो करेक्टर अच्छा आपको मिल गया है, तो जब तक उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा तो वो लाइफ टाइम करेक्टर हमारा चलता रहेगा। तो पॉलीएम्ब्रियोनी के कुछ ये सिग्निफिकेंट है, अपन कह सकते हैं कि अपन कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर एपोमिक्सी, पॉलीएम्ब्रियोनी, माइक्रो प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये अच्छे मेथड माने जाते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि ऑप्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत रेयर एंड रैंडम प्रोसेस होता है, तो प्लांट के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस की हेल्प से प्लांट, हम कह सकते हैं अपना नई प्लांट को, अपने यंग वन को क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है जिसमें अपने एपोमिक्सी की, एगैमोस्पर्मी की और माइक्रो प्रोपोगेशन
की और पॉलीएम्ब्रियोनी की बात की है। अगर हो सके तो आप लोग सिर्फ इसकी डिफ़ाइन को बहुत अच्छे से समझना, डिफ़ाइन से ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। अदरवाइज़ ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, बट इनकी डिफ़ाइन डायरेक्टली पूछ ली जाती है, तो आप डिफ़ाइन पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।